मेरा नाम अर्पिता है। मेरा परिवार एक समृद्ध घराने का था। मेरे पिताजी का अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय था, इसलिए हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरी माँ एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और वह एक स्वयंसेवी संस्था चलाती थी। हम 3 बहनें थीं और मैं सबसे बड़ी थी, जबकि मेरी छोटी बहनें जुड़वां थीं। मैंने राजीव से दिल से प्यार किया, लेकिन वह गरीब था, इसलिए मेरे घरवालों ने मेरी शादी एक बड़े अमीर परिवार में तय कर दी। इसलिए मैंने घर छोड़कर राजीव से शादी कर ली। हम बेहद कठिन परिस्थितियों में भी खुश थे। कुछ समय बाद हमें बेटा हुआ और उससे हमारा जीवन और भी खुशहाल हो गया। लेकिन एक दिन अचानक खबर आई कि राजीव का निधन हो गया। मैं अपने बेटे को लेकर मायके लौट गई, लेकिन मेरे परिवार ने हमें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में 2 साल कैसे बीत गए, पता ही नहीं चला और मैं अपने बेटे को पालने के लिए दूसरों के घरों में काम करने लगी। वर्तमान में मैं जिस बड़े बंगले में काम कर रही थी, वहां बड़ा जश्न हो रहा था, क्योंकि उस घर के बड़े साहब 2 साल बाद अमेरिका से लौट रहे थे। लेकिन जब मैंने उन्हें देखा, तो मेरे शरीर में एकदम सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वह हूबहू राजू जैसे दिखते थे। उन्हें देखते ही मुझे भ्रम होने लगा कि क्या मुझे भास हो रहा है। मेरा राजू मर चुका था, फिर यह आदमी उसके जैसा कैसे दिख सकता है। मैं खुद को संभालने और मन को शांत करने की कोशिश कर रही थी और रसोई की ओर बढ़ गई, लेकिन मेरा मन वहीं अटक गया। जब वह बड़े साहब घर में आए, तो सभी नौकर चाकर उनके स्वागत में और व्यवस्था में लगे हुए थे। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि यह आदमी आखिर कौन है। मैं खुद को उनसे दूर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान उनकी ओर चला ही जाता था। जब हमारी नजरें मिलीं, तो उनके आंखों में भी एक अजीब सी उलझन नजर आई और मेरे मन में और भी उलझन बढ़ गई। दिन खत्म हुआ, सारा काम निपटाया और मैं मेज साफ कर रही थी, तभी अचानक किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैं धड़कते दिल के साथ ऊपर देखी, तो वही बड़े साहब थे। उनके चेहरे पर अजीब भाव थे। उन्होंने पूछा, तुम मुझे पहचानती हो? उनका सवाल सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। अगर वह सच में राजीव होते, तो ऐसा सवाल कभी नहीं पूछते। इसलिए मैंने मन में तय कर लिया कि यह सिर्फ एक संयोग होगा। मैंने हिम्मत करके पूछा, आपका नाम राजू है क्या? उन्होंने मुझे थोड़े आश्चर्य से देखा और जवाब दिया, नहीं, मेरा नाम प्रताप है। उनके आवाज में अनजानेपन का एक स्पष्ट स्वर था, जिससे मुझे और भी डर लगने लगा। शायद उन्होंने मेरी उलझन भरी हालत को समझ लिया था, इसलिए उन्होंने कहा, तुम मुझे इतनी उत्सुकता से क्यों देख रही थी? क्या कोई काम था? मैं तुरंत खुद को संभाली, सिर हिलाया और माफी मांगकर वहां से निकल गई। उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। अगर वह प्रताप था, तो मुझे उसमें राजीव क्यों दिखा? और अगर वह सच में राजीव होता, तो उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं? अगले दिन काम पर जाने के बाद मैंने दूसरे नौकरों से उनके बारे में पूछताछ की। तब पता चला कि प्रताप अमेरिका में रहता था और 2 साल बाद भारत वापस आया है। उसका राजीव नाम का कोई रिश्तेदार भी नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह केवल एक संयोग है, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। मुझे सच्चाई जाननी थी। कुछ दिनों बाद प्रताप ने मुझे बुलाया और पूछा, उस दिन तुमने मुझे राजीव क्यों कहा? मैंने तय कर लिया कि अब मैं उन्हें अपनी पूरी सच्चाई बता दूंगी। मैंने उनके सामने अपनी पूरी कहानी रख दी। मेरे बोलना बंद करने के बाद वह कुछ देर चुप रहे। मुझे डर लगने लगा कि अगर वह नाराज हो गए तो क्या होगा। वह इतने बड़े अमीर आदमी और मैं एक साधारण नौकरानी। उन्हें मेरी कहानी सुनकर क्या लगेगा, ये सोचकर मैं घबरा रही थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी कहानी बताई, तब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पिताजी हमेशा एक बेटा चाहते थे जो उनका व्यवसाय आगे बढ़ाए, लेकिन किस्मत ने अलग खेल खेला। जब माँ ने जुड़वां बेटियों को जन्म दिया, तो वह फिर कभी माँ बनने की क्षमता खो बैठीं। ये उनके लिए भी बहुत बड़ा दुख था। पिताजी के पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने माँ का इलाज देश विदेश के बड़े डॉक्टरों से करवाने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली। एक बेटा गोद लेने का भी उन्होंने विचार किया, लेकिन माँ ने साफ इनकार कर दिया। माँ का कहना था कि किसी और का बच्चा अपने मानकर उस पर वैसा ही प्यार करना मुश्किल है।
और वह खुद को इतनी मजबूत नहीं समझती थीं। माँ को हम तीनों बेटियों से बहुत प्यार था। उन्हें डर था कि हमारी मौजूदगी में गोद लिए हुए बच्चे के साथ कभी अन्याय न हो। इस बात पर माँ और पिताजी में कई बार झगड़े हुए, लेकिन आखिरकार माँ की बात मान ली गई। पिताजी को बेटा न होने का दुख था, लेकिन उन्होंने वह मन में ही छुपा लिया। उन्होंने एक बात पक्की कर ली थी कि वह मुझे बेटे की तरह पालेंगे और पूरा व्यवसाय मुझे सौंप देंगे। इसलिए बचपन से ही मुझे मेरी बहनों से ज्यादा प्यार और महत्व दिया गया। मेरी हर इच्छा को प्राथमिकता दी जाती थी। पिताजी ने मुझे सबसे ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं बड़ी होकर उनका व्यवसाय बढ़ा सकती हूँ। मुझे भी गर्व होता था कि पिताजी मुझे सबसे ज्यादा प्यार और महत्व देते हैं। इसीलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे व्यवसाय की मीटिंग्स में ले जाना शुरू किया और छोटी-छोटी बातें सिखानी शुरू की। व्यावसायिक निर्णय कैसे लिए जाते हैं, बाजार की स्थिति को कैसे पहचाना जाए और लाभदायक सौदे कैसे किए जाएं, ये सब सिखाने लगे। मैं भी उनकी सीख को पूरी गंभीरता से लेने लगी। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, तब पिताजी ने मुझे लंदन भेजा ताकि मैं व्यवसाय की गहरी और उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकूं। उस समय पहली बार माँ ने पिताजी से कहा कि उन्होंने मुझे कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया है। माँ का मानना था कि मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरी भी शादी अन्य लड़कियों की तरह हो जानी चाहिए थी, लेकिन पिताजी की सोच अलग थी। उन्हें मुझे देश की सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी बनाना था। मैं भी उनके इस सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पिताजी इस बात को लेकर इतने गंभीर हैं कि उन्हें मेरे व्यक्तिगत जीवन और मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं थी। ये मुझे तब समझ में आया जब बहुत देर हो चुकी थी। काश मैंने पहले ही समझ लिया होता कि पिताजी को केवल अपने व्यवसाय की चिंता है और इसके लिए उन्होंने मेरे व्यक्तिगत सुख को भी महत्व नहीं दिया। माँ ने कई बार पिताजी को समझाने की कोशिश की थी कि मुझे व्यवसाय में इतना मत उलझाओ कि मैं जीना ही भूल जाऊं, लेकिन पिताजी ने साफ कह दिया था कि अगर उन्होंने बेटा गोद लेने नहीं दिया, तो वह अपनी इच्छा से बेटी पर अपनी मर्जी का जीवन थोपेंगे। उस समय पहली बार माँ को अपनी बेबसी का एहसास हुआ, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकीं, इसलिए उन्होंने पिताजी को उनकी मर्जी पर छोड़ दिया। पिताजी बेहद खुश थे, क्योंकि वह मुझे लंदन भेज रहे थे और लौटने के बाद पूरा व्यवसाय मेरे हवाले करने वाले थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि लंदन जाकर सिर्फ मेरा ही नहीं, बल्कि हम सबका जीवन बदलने वाला था। लंदन जाने के बाद मैं वहाँ की चमक-दमक भरी दुनिया में खो सी गई। मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ व्यवसाय में उलझ कर रह गई हूँ और असल में जीना भूल गई हूँ। लेकिन जल्द ही मुझे ध्यान आया कि पिताजी ने मुझे कुछ समय के लिए ही वहाँ भेजा है और फिर लौटकर मुझे उनका व्यवसाय संभालना है। लंदन में बिताया गया हर पल मैंने पूरी तरह जीने की कोशिश की और वहीं मेरी मुलाकात राजू से हुई। वह भी व्यवसाय के सिलसिले में लंदन आया था और वापस जाकर खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता था। राजू और मुझ में बस इतना ही फर्क था कि वह खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता था, जबकि मैं पिताजी का व्यवसाय बढ़ाने के लिए तैयारी कर रही थी। हमारी पहली मुलाकात एक व्यावसायिक मीटिंग में हुई और मुझे उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। वह बहुत समझदार और होशियार था। मुझे अच्छी चीज़ों और अच्छे लोगों की पहचान थी, इसलिए मैंने पहचान लिया कि राजू मेरे लिए एक सही जीवनसाथी हो सकता है। धीरे-धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं और हमारी दोस्ती हो गई। बाद में उसने मुझे अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताया। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, लेकिन मुझे वह कभी साधारण नहीं लगा, बल्कि वह मेरे लिए खास व्यक्ति बन गया। उसके साथ समय बिताना मुझे बहुत सुखद लगता था। राजू अपनी माँ का एकमात्र सहारा था और अपनी मेहनत से सफल होना चाहता था, इसलिए वह लंदन में पढ़ाई करने आया था। लेकिन उसके साथ रहते-रहते मैं उससे इतनी ज्यादा जुड़ गई कि उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने तय किया कि भारत लौटने के बाद मैं माँ पिताजी से राजू के बारे में बात करूंगी, ताकि वह हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लें। मुझे पूरा विश्वास था कि पिताजी को राजू जरूर पसंद आएगा, क्योंकि वह बहुत टैलेंटेड था और भविष्य में बड़ा उद्यमी बन सकता था। यह सब सोचकर मुझे लगा था कि पिताजी हमारे रिश्ते में कोई आपत्ति नहीं करेंगे, लेकिन मैं पिताजी के बारे में गलत सोच रही थी। ये मुझे तब पता चला
जब मैंने उनके सामने राजू का जिक्र किया। मैंने पिताजी को राजू और उसके परिवार के बारे में और उसकी व्यावसायिक योजनाओं के बारे में सब कुछ बताया। मुझे लगा था कि पिताजी यह सब सुनकर खुश होंगे और मेरी पसंद की सराहना करेंगे, लेकिन जैसे ही पिताजी ने राजू का नाम सुना, वह गुस्से में आ गए। उन्होंने गुस्से से पूछा, पूरे दुनिया में तुम्हें प्यार करने के लिए यही गरीब लड़का मिला था? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि पिताजी राजू के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन तब मुझे समझ आया कि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि राजू की पृष्ठभूमि हमारे परिवार से मेल नहीं खाती थी। उन्हें वह एक साधारण परिवार का लड़का लगा, जो उनकी प्रतिष्ठा के लायक नहीं था। पिताजी ने तो राजू से मिलने से भी साफ मना कर दिया। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि राजू बहुत अच्छा और योग्य इंसान है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वह मुझसे सच्चा प्यार करता है और मेरे साथ पूरा जीवन बिताना चाहता है। लेकिन पिताजी ने मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं दी। उन्होंने गुस्से में कहा, मैंने अपना पूरा जीवन तुम्हारे लिए इसलिए बर्बाद नहीं किया है कि तुम मेरी इच्छा के खिलाफ जाकर शादी करो। तभी उन्होंने मेरे लिए एक ऊंचे घराने के लड़के का रिश्ता तय कर दिया और मुझे मेरे व्यवसाय संभालने के सपने से दूर करने की कोशिश की। मैंने उन्हें समझाया कि मैं सिर्फ उनका व्यवसाय नहीं संभालूंगी, बल्कि राजू भी उसमें मदद करेगा, जिससे हम इस व्यवसाय को और भी बड़ा कर सकते हैं। लेकिन यह सुनते ही पापा ने मुझे जोर से छांटा मार दिया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि सिर्फ एक निर्णय के कारण उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। जिन लोगों ने मुझे जन्म से लेकर हमेशा लाड़ में पाला, उन्होंने अचानक मुझे पराया कर दिया, सिर्फ इस बात से कि लोग क्या कहेंगे। मम्मी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन पापा समाज की चौखट से बाहर जाकर सोचने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर मुझे राजू से शादी करनी है, तो यह शानो शौकत भरी जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका मतलब था कि उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ अपना अहंकार और प्रतिष्ठा बचानी थी। अगर राजू मेरी जिंदगी में नहीं आया होता, तो मैं फाइलों में ही उलझ कर रह जाती। उसने ही मुझे सिखाया कि असली जिंदगी क्या होती है। इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़कर राजू के साथ साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जीने का निर्णय लिया। पापा ने धमकी दी कि राजू मुझे वह सब सुविधाएं कभी नहीं दे पाएगा जो उन्होंने मुझे दी थीं, लेकिन मुझे उन सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनमें शांति और सच्चा आनंद नहीं था। मैंने मम्मी को समझाने की कोशिश की, लेकिन पापा को सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा और समाज की चिंता थी। उन्होंने मेरी छोटी बहनों को मेरे खिलाफ कर दिया और कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो कल को मेरी बहनें भी किसी को भी घर ले आएंगी। राजू ने भी मुझे पापा को छोड़कर जाने से मना किया, लेकिन मैं उसके बिना जी नहीं सकती थी। इसीलिए मैंने पापा का बड़ा हवेली जैसा घर छोड़ दिया और राजू के छोटे लेकिन प्रेम से भरे घर में आ गई। राजू की माँ एक प्यारी महिला थीं, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया। उसके पिता का कुछ साल पहले ही निधन हो गया था और राजू अकेले अपनी माँ की जिम्मेदारी संभाल रहा था। मैंने सोचा था कि पापा का घर छोड़ने के बाद मैं और राजू मिलकर एक बड़ा व्यवसाय खड़ा करेंगे, लेकिन मैं यह भूल गई थी कि पापा देश के एक बड़े उद्योगपति हैं और अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शुरू के कुछ दिन हमारे लिए बहुत सुंदर थे। हम दुनियादारी की परवाह किए बिना एक दूसरे में खोए रहते थे। हमें लगता था कि हम मिलकर पूरी दुनिया जीत लेंगे। राजू मेहनती और ईमानदार था और मुझे पूरा विश्वास था कि वह अपने दम पर एक बड़ा व्यवसाय खड़ा करेगा। मुझे लगता था कि कुछ समय रुकने पर मुझे फिर से पापा के घर जैसी सुविधाएं मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने हर कदम पर राजू का साथ दिया। राजू को व्यवसाय शुरू करने के लिए एक अच्छे पार्टनर की जरूरत थी। लंदन से लौटने से पहले उसने कई व्यापारियों से बात की थी और कई लोगों ने उसमें रुचि भी दिखाई थी। लेकिन जब राजू ने सच में व्यवसाय शुरू करना चाहा, तो हर किसी ने उसे मना कर दिया। हमें समझ ही नहीं आया कि जो लोग पहले तैयार थे, वे अचानक पीछे क्यों हट गए। और फिर मुझे पता चला कि यह सब पापा ने किया था। पापा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सबको धमका दिया था कि कोई भी राजू के साथ व्यवसाय नहीं करेगा, ताकि वे मुझे दिखा सकें कि राजू गरीब है और वह मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। वे ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि राजू मुझे वह सब नहीं दे पाए
जो उन्होंने दिया, और मैं मजबूर होकर उनके पास वापस लौट आऊं। उन्हें लगता था कि मैं अपनी गलती मानकर लौट आऊंगी और कहूंगी कि काश मैंने उनकी मर्जी से शादी की होती। उनकी चाल मुझे जल्दी ही समझ आ गई। मैंने भी नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह मुझे नकारा गया। मैंने बड़ी कंपनियों से लेकर छोटी कंपनियों तक आवेदन किया, लेकिन हर जगह मना कर दिया गया। मैंने राजू को भी सलाह दी थी कि फिलहाल व्यवसाय की चिंता छोड़कर कोई छोटी नौकरी कर ले, लेकिन हमें कोई भी मौका नहीं मिला। मुझे पापा पर बहुत गुस्सा आता था। अगर उन्होंने मुझे घर से निकाल ही दिया था, तो फिर मेरी जिंदगी में इतनी दखल क्यों दे रहे थे? लेकिन इसके बावजूद मैं राजू के साथ खुश थी, क्योंकि उसने मुझे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि मेरी वजह से उसका जीवन कठिन हुआ है। मैं कभी ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी, लेकिन राजू के साथ की साधारण और प्रेम भरी जिंदगी उससे भी ज्यादा सुंदर थी। राजू ने फिर बिना किसी शर्म के मेहनत करने का फैसला लिया। कभी वह किसी दुकान में सेल्समैन की नौकरी करता, तो कभी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता, बस हमारे घर को चलाने के लिए। मुझे उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए था। हमारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन हम बहुत खुश थे। हमारी जिंदगी में एक नया सुख आया। हमारी शादी के 1 साल बाद हमें एक प्यारा बेटा हुआ, जिसका नाम हमने प्रिंस रखा। हम गरीब थे, लेकिन प्यार में अमीर थे। मुझे विश्वास था कि एक दिन पापा भी नरम पड़ जाएंगे। मैं उनकी सगी बेटी थी, वे मुझे हमेशा यूं ही तकलीफ नहीं देते रहेंगे। लेकिन जब प्रिंस थोड़ा बड़ा हुआ, तो मेरी जिंदगी में एक भयानक तूफान आ गया। उस दिन मैं रसोई में खाना बना रही थी। तभी कुछ पड़ोसी घबराए हुए दौड़ते हुए आए और बताया कि राजू का बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। ये सुनकर मेरी सांसें रुक गईं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने तुरंत प्रिंस को उठाया और राजू की मां को संभालते हुए अस्पताल के लिए भागी। रास्ते में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा जीवन मुझसे छिन रहा हो। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंची, मुझे और भी भयानक खबर मिली कि राजू अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह बच ही नहीं सका। ये खबर सुनते ही राजू की मां को भी हार्ट अटैक आया और वह वहीं गिर पड़ी। मैं अभी राजू की मौत का सदमा भी झेल नहीं पाई थी कि उसकी मां भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं सुन्न हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं जिंदा हूं या मर गई हूं। अब मैं अकेली रह गई थी। सिर्फ प्रिंस के लिए ही मैं जिंदा थी। मैं भी मर जाना चाहती थी, लेकिन मेरा छोटा प्रिंस मुझे जीने के लिए मजबूर कर रहा था। वही अब मेरे पास राजू की आखिरी याद के तौर पर था। किसी तरह खुद को संभाल कर मैं राजू के शव के साथ घर लौटी, लेकिन जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुंची, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। खाली घर को देखकर मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ी। 4 दिन तक मैं बेहोश रही, और जब मुझे होश आया, तब तक राजू और उसकी मां का अंतिम संस्कार हो चुका था। मैं हताश होकर चीख रही थी, क्योंकि मुझे उन्हें आखिरी बार देखने का मौका तक नहीं मिला। मेरा पूरा संसार एक पल में अंधकारमय हो गया था। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, सिवाय इसके कि मैं पापा के घर वापस चली जाऊं, क्योंकि मैं अकेले प्रिंस को संभाल नहीं सकती थी। लेकिन अगर किसी ने मुझे सहारा दिया होता, तो शायद मैं प्रिंस को ठीक से पाल सकती थी। जब मैं पापा के घर पहुंची, तो उन्होंने मेरे सामने एक नई शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर मैं राजू के बेटे यानी प्रिंस को छोड़ दूं, तभी वे मुझे वापस स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं उनकी यह शर्त कैसे मान सकती थी? राजू मेरा सब कुछ था, और प्रिंस मेरी सांस। मैंने अपना जीवन पहले ही खो दिया था, लेकिन अपने बेटे को मैं खुद से कैसे दूर कर सकती थी? मुझे उम्मीद थी कि मेरी हालत देखकर पापा मुझ पर दया करेंगे, लेकिन उन्होंने दरवाजे से ही मुझे निराश कर वापस भेज दिया। इसीलिए मैं अपने छोटे बेटे प्रिंस को लेकर फिर उसी घर की ओर लौट गई, जहां कभी मैंने और राजू ने अपने खूबसूरत भविष्य के सपने देखे थे। लेकिन वह सपना सच होने से पहले ही टूट गया था। उस खाली घर में खड़े होकर मैं सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। घर चलाने वाला राजू ही था। मैं मेहनत कर सकती थी, लेकिन प्रिंस को कौन संभालेगा? मुझे प्रिंस के भविष्य की कोई गारंटी नहीं थी। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि मैं भी उस माँ की तरह सोचने लगी थी, जो अपने बेटे को बोझ समझने लगी थी, क्योंकि परिस्थितियों ने मुझे लाचार बना दिया था।
लेकिन इससे पहले कि मैं कोई गलत कदम उठाती, राजू के एक दोस्त ने मुझे एक बड़ी कॉलोनी के बारे में बताया। उसने सुझाव दिया कि अगर मैं वहां जाऊं तो शायद मुझे ऐसा कोई काम मिल जाएगा जिससे मेरा और प्रिंस का जीवन फिर से चल सके। मैंने प्रिंस को उठाया और उस कॉलोनी की ओर निकल पड़ी, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए जीना था। उस मासूम बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं था। वह कॉलोनी बहुत बड़ी और आलीशान थी, जिसमें बड़े बड़े बंगले थे। उन बंगलों को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कभी मेरा भी ऐसा ही घर हुआ करता था। लेकिन मैंने अपने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि अब इन बड़े घरों की ख्वाहिश मेरे दिल से निकल चुकी थी। ये सपने तो बहुत पहले ही टूट चुके थे। बहुत तलाश के बाद मुझे कुछ बंगलों में नौकरानी का काम मिल गया। मेरा दिल टूट गया था, क्योंकि मैं एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थी, एक बड़े व्यवसाय की बेटी थी, और अब मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए बंगलों में नौकरानी बनकर काम करना पड़ रहा था। और यह सब मेरे पापा की वजह से हुआ था। लेकिन मैंने अपने बेटे के लिए ये सब सहने का निर्णय ले लिया। उस कॉलोनी में नौकरों के लिए छोटे छोटे क्वार्टर बने हुए थे, जहां बाहर से आए नौकर रहते थे। इसलिए मैंने राजू का घर छोड़ दिया और प्रिंस को लेकर उस छोटे से क्वार्टर में रहने लगी। मेरे लिए यह एक वरदान था, क्योंकि बहुत समय बाद मुझे और प्रिंस को 2 वक्त की रोटी और रहने की सुरक्षित जगह मिल गई थी। उस नौकर क्वार्टर में रहते हुए 2 साल कैसे बीत गए, पता ही नहीं चला। मैं प्रिंस के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी और राजू के बिना जीना सीख रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरा सारा अतीत फिर से मेरी आंखों के सामने खड़ा कर दिया। उस दिन एक बंगले में बड़ी सफाई हो रही थी, क्योंकि उस बंगले के मालिक वापस आने वाले थे। पूरी कॉलोनी के कर्मचारी वहां एकत्रित हुए थे। मैंने भी प्रिंस को बाकी बच्चों के साथ खेलने भेजकर काम करना शुरू कर दिया। वहां उस व्यक्ति के स्वागत की जोरदार तैयारी चल रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उस व्यक्ति को देखा, मैं कांप उठी। पहली नज़र में मुझे लगा कि मेरे सामने राजू खड़ा है, लेकिन अगले ही पल मैंने यह ख्याल झटक दिया, क्योंकि राजू को मरे हुए 2 साल हो चुके थे। वह जीवित कैसे हो सकता था? लेकिन मेरा मन यह सच्चाई स्वीकारने को तैयार नहीं था। वह व्यक्ति हूबहू राजू जैसा दिखता था, बस उसका पहनावा और व्यवहार अलग था। पूरे दिन मैं डरते डरते उसे छुप छुप कर देखती रही। शायद उसे भी मेरी हालत का एहसास हो गया था, इसलिए उसने बाकी नौकरों से मेरे बारे में पूछताछ की और आखिरकार वह मेरे पास आया और पूछा, तुम्हारा नाम अर्पिता है क्या? उसकी आवाज़ भी बिल्कुल राजू जैसी थी, लेकिन वह मेरा राजू कैसे हो सकता था? अगर वह सच में राजू होता, तो मुझसे नाम पूछने की बजाय मुझे खुशी से गले लगा लेता, क्योंकि वह मुझसे सच्चा प्यार करता था। लेकिन उसने खुद को राजू नहीं, प्रताप बताया। मैंने अपने दिल के सारे ख्याल झटक दिए कि वह राजू नहीं है। लेकिन उस रात मैं बिस्तर पर बेचैन होकर सिर्फ उसी के बारे में सोचती रही। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति ने मुझे अपने पास बुलाया। उसे सामने देखकर मेरा दिल फिर से धड़कने लगा। मैंने खुद उसकी मौत की खबर सुनी थी, फिर ये राजू कैसे हो सकता है? तभी मेरे मन में एक विचार आया और आशा की किरण जागी। मैंने सिर्फ उसकी मौत की खबर सुनी थी, उसे मृत अवस्था में नहीं देखा था। और फिर उस प्रताप नाम के व्यक्ति ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। वह कहानी सुनकर मेरे मन में उठने वाला विचार सच साबित हुआ। प्रताप ने बताया कि 2 साल पहले उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसे अपने अतीत की कोई भी बात याद नहीं रही। जब उसे होश आया, तो उसने खुद को एक अमीर व्यक्ति के घर में पाया। वह व्यक्ति बहुत वृद्ध था और उसने ही उसे बताया कि उसका नाम प्रताप है। उस वृद्ध ने उसे अमेरिका ले जाया। उस वृद्ध व्यक्ति को खुद का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसने प्रताप को अपना दत्तक पुत्र मान लिया और अपना सारा व्यवसाय उसे सौंप दिया। वही वृद्ध व्यक्ति उस कॉलोनी का मालिक था जिसमें मैं काम करती थी। प्रताप की कहानी सुनकर मैं खुशी से पागल हो गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में चमत्कार भी होते हैं। मेरा राजू मुझे वापस मिल गया था, जैसे मेरी खोई हुई दुनिया फिर से मुझे मिल गई हो। मैंने प्रताप को हमारी पुरानी यादें बताईं। मैंने उसे हमारी पुरानी तस्वीरें दिखाईं, जो हमने साथ में खींची थीं। मैंने उसे प्रिंस के बारे में भी सब कुछ बताया। मेरी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह मेरे सामने फूट-फूट कर रोने लगा। उसे अपना अतीत याद नहीं था, लेकिन मेरी तस्वीरें
और प्रिंस को देखकर उसे यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब उसने प्रिंस को गले लगाया तो मैंने देखा कि उसके चेहरे पर छाई अजनबीपन की भावना कुछ पलों के लिए गायब हो गई। उसने कई बार स्वीकार किया कि प्रिंस में उसे खुद की पहचान दिखाई देती है, जैसे वह उसके अस्तित्व का ही एक हिस्सा है। जब मैं उसके मुंह से यह शब्द सुनती हूँ तो मेरे दिल में संतोष की मीठी लहर उठती है, क्योंकि वह सच बोल रहा था। अब राजू और मुझे एक साथ रहते हुए 2 साल हो गए हैं। अब उसे भी यकीन हो गया है कि वही मेरा राजू है, क्योंकि जब हम तीनों साथ होते हैं तो उसे भी वही बेचैनी महसूस होती है जैसी कभी मुझे हुआ करती थी। लेकिन एक बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं उसकी यादें वापस नहीं ला सकती, क्योंकि अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो वह शायद अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मेरे पापा को ठहरा देगा। आखिरकार उनकी गलती की वजह से हमारी जिंदगी उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां मुझे और प्रिंस को आत्महत्या तक करने का विचार आ गया था। फिर भी मैं उस व्यक्ति की आभारी हूं जिसने राजू को अपना बेटा मानकर उसकी देखभाल की और उसे एक नया जीवन दिया। आज मैं सोचती हूँ, अगर मैंने और प्रिंस ने हालात के सामने हार मान ली होती और अपनी जान दे दी होती तो क्या होता। अब मैं अपने पापा को भूलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मेरी जिंदगी को उस भयानक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से बाहर निकलने के लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।